तुम्हारे दर्शन की बेला ये मौसम रास रचाने। हर व्यक्ति की जिस तरीके से वो जीवन जीता है उस जीवन शैली से गहरी तादात्म्य हो जाती है। वो जीवन उससे रास आता है, उसके शरीर को, उसके मन को, उसके भावनाओं को, क्योंकि वो शैली सालों साल बहुत गहरी उतर जाती है। अगर उस जीवन शैली से दूसरी दिशा में, विपरीत दिशा में जाना पड़ जाए तो मुश्किल आ जाती है। सुनने में आता है कई बार रिश्तों के गड़बड़ाने से या आर्थिक स्थिति बिगड़ने से या अन्य भौगोलिक स्थितियों को बदलने से लोग काफ़ी परेशान हुए, आत्महत्याएं भी कर लेते हैं, नहीं जी पाते हैं एक पूरे नए परिवेश में, नए तरीके में, नई शैली में। मुश्किल होता है। फिर भी जीवन है, अप्स एंड डाउन्स तो होते रहते हैं, सफलताएं असफलताएं आती रहती है, स्थितियां परिस्थितियां बदलती रहती है, जीवन में नित नए मोड़ आते रहते हैं, ये तो स्वीकारना पड़ता है। लेकिन अगर कोई एक व्यक्ति जिसके हाथ में निर्णय लेने की क्षमता है वो किसी को धक्का दे दे, नाहक, ये अपराध है, ये क्रूरता है। मैं काफी सालों तक पूना में काम कर रहा था, पूना में रच बस गया था। पूना शहर मुझे बहुत अच्छा लगता था, बहुत ही अच्छा लगता था। कह सकता हूँ कि चाहे मेरा जन्म उस शहर में नहीं हुआ, लेकिन अगर किसी शहर को मैंने बहुत आत्मा तक प्यार किया तो वो पूना है। आज भी मेरी गहरी यादों में पूना बसा है। आज भी मैं कई बार यूट्यूब पे पूना के दृश्य देखता हूँ, बाजार देखता हूँ, शॉपिंग मॉल देखता हूँ, कॉलोनियाँ देखता हूँ। यस, याद आता है मुझे पूना। हमारे एक मित्र थे स्वभाव जी, देहावसान हुआ था उनका, तो जब जा रहे थे हम तो मैं थोड़ा पीछे चल रहा था, तो प्रज्ञा माँ आई और मेरे को पूछा कि अरे बहुत दिनों से तुम दिखाई नहीं दिए, पूना से कहीं चले गए हो? तो उस भावुक क्षण में कहने में आया कि पूना सत्र में ऊपर जाऊंगा। रो दिया मैं। लगभग जीवन का अधिकांश समय, कह सकता हूँ कि 50 साल, जिस शहर को आत्मा तक से प्यार किया, तीर्थों से भी बड़े से बड़ा तीर्थ वो रहा, एक जादू रहा, एक चुंबक रहा, जुनून रहा, भूखे पेट भी उस शहर में रहा। एक तरफ का किराया होता था और वहां चला जाता था। तो वो शहर मेरे लिए सिर्फ शहर नहीं है, कोई तो बात है। 17 कोरेगांव पार्क के अंदर ओशो से मिले, ओशो को सामने बैठ के सुना, ध्यान के, थेरेपिस्ट की कितने ही तरीके के कार्यक्रमों में रात दिन हिस्सेदारी की। वहाँ का खाना पीना, सोना उठना, घूमना फिरना, वहाँ के पेड़ पौधों के साथ में बातें करना रग रग में समा गया, अचेतन तलों तक समा गया। वो आबो हवा इतनी गहरी चली गई कि उसको कोई नहीं निकाल सकता। ओशो के साथ जिए पलों को हम कितनी गहराई तक जी गए हैं, इसका कोई अनुमान है? कितने ही अनुभवों में जब ओशो हमारी तरफ देखते थे, हमसे बातें करते थे, हमसे कुछ कहते थे, या कैसे कितना होता था, कितने गहरे तलों तक उसका असर होता था। तो अनेकानेक तरीके की चीजों के साथ में सालों साल जीते चले गए,
वहाँ की ठंड गर्मी बरसात, वहाँ का होना, वहाँ की ऊर्जा, वहाँ का ओशो के आशीर्वाद, जीवन हो गया, सब कुछ हो गया। और एक क्रूर मूर्ख और हिंसक निर्णय ने वहाँ से हमें निकाल दिया गया, और कोई कारण नहीं उसका। हाँ, कारण होता तो बात समझ भी आती। हम तो उस जगह के काम के थे, वो जगह हमारे काम की थी, हमारे पर तो ना भी नल खर्च होता था। बाहर के व्यक्ति को तो लाखों रुपए देने पड़ते, तब भी वो वैसा काम तो कर ही नहीं सकता जैसा हम करते थे या मैं करता था। लेकिन जब कोई क्रूर व्यक्ति बैठ जाता है निर्णायक पद पे, तो उससे इंसानियत की अपेक्षा नहीं की जा सकती। उसने खुद को ही प्रेम नहीं किया तो वो किसी दूसरे को क्या प्रेम करेगा। उसने खुद ने कभी जुनून को नहीं जिया तो उसे क्या पता कि जुनून से जीने वाले व्यक्ति के लिए कोई जगह, कोई जीवन शैली कितनी गहरी बात हो जाती है। बैठ गए, इंटेलेक्चुअली सोच लिया, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, वैसा करते हैं। अरे तुम्हारे करने में जीवित इंसान है, उन्हें जीते जी क्यों लाशें बनाते हो यार, क्यों लाशें बनाते हो। लेकिन बना दिया, फेंक दिया। जियो तो बहुत बढ़िया, न जियो। मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकता कि कोई क्रूर से क्रूर व्यक्ति भी इस तरीके के निर्णय ले सकता है। और अगर कोई निर्णय ले, कभी तो कुछ सोचे यार कि बेचारे जिनको यहाँ से उठा उठा के फेंक दिया, जिनका जीवन था सब कुछ, वो अब कैसे हालातों में जी रहे कि मर चुके हैं, या कितनी बीमारियों से और कितनी आर्थिक तंगी से मैं गुजर रहा हूँ, और एक एक दिन कितनी सारी पीड़ाओं और यातनाओं से जी रहा हूँ। कभी किसी ने पलट के भी पूछा, एक व्हाट्सएप का मैसेज भी किया, और बातें बड़ी बड़ी करते हैं, ओ प्रेम आनंद, ये बकवास करते हैं ये लोग। मैंने नहीं महसूस किया इनका कभी ऐसा प्रेम। नकलची है, धोखेबाज है, बहुत धोखेबाज है। मैं निश्चित रूप से तुलनात्मक रूप से राजनेताओं को सम्मान दे सकता हूँ, क्योंकि वो तो राजनीति करने ही आए हैं, उनसे अब किसी तरीके की दूसरी तरीके अपेक्षा की भी। लेकिन ये लबादे पहन पहन के और आध्यात्मिक बन के और ओशो के शिष्य बन के और पता नहीं क्या क्या बन के, तो ऊपर ऊपर से तो बड़े बड़े, लेकिन चित्त तो तुम्हारे राजनेताओं से भी बुरे हैं यार। निश्चित मेरे लिए जीवन बेहद कठिन हो गया, और मैं जानता हूं अनेक मेरी बातें होती है और भी लोगों से, स्वाभाविक। जिस जीवन शैली को सालों साल अमृत की तरह पिया, उसके बाद गटर का पानी पी के हम कैसे जी सकते हैं यार। लेकिन अब ठीक है, जितने साल जीवन का चलना था चल गया, आगे पीछे तो मरना ही था, मर ही जाएंगे। लेकिन इतिहास में ये पाप याद रखे जाएंगे। कुछ नहीं तो तुम लोग तो जरूर याद करोगे कभी, इस जन्म में नहीं तो किसी जन्म में, और लौट के तुम्हारे पाप कर्म तुम पे आएंगे ही आएंगे। क्योंकि भोले बाहुक लोगों को नाहक पीड़ा देने वाला व्यक्ति अगर ये सोचता हो कि उसका जीवन अच्छा चलेगा, ऐसा अस्तित्व करता नहीं है, ऐसा अस्तित्व में होता नहीं है। और निश्चित रूप से हैरानी होती है मुझे यार कि जिन लोगों के साथ में सालों साल काम किया, बातें की, खाना खाया और पता नहीं क्या क्या,
उनकी असलियत कैसी है? मैं इसीलिए कभी किसी को पसंद नहीं करता कि किसी भी जानवर के नाम से किसी इंसान को गाली दी जाए, क्योंकि मैं नहीं देखता जानवर जैसा कण बराबर भी मनुष्य में के कोई गुण। एक वो टीवी पे बनाता है प्रोग्राम, तो उसका देख रहा था मैं। वो एक जंगली सूअर को पकड़ता है। वो कहता है कि पकड़ते से ही उसे तुम मार दो, वरना उसने आवाज निकाल दी तो सारे सूअर आप पे अटैक कर देंगे। और ये हर जानवर के साथ होता है। मैं बुली को देखता हूं, एक किसी इनके मित्र के ऊपर थोड़ा सा भी कुछ हो जाए और उनकी आवाज, इनकी आवाजों में फर्क होता है। ये कोई सो रहा है, कोई बैठा है, कोई खेल रहा है, कोई कुछ खा रहा पी रहा है, कुछ भागे जाएंगे उसी वक्त उस दिशा में जिस दिशा से इनके किसी साथी की पीड़ा की आवाज आ गई। कल्पना भी नहीं करते कि वो कैसा है, अच्छा है कि बुरा है, कि दुश्मन है कि दोस्त है कि क्या है। उस वक्त एक ही कि बस हमारे में से किसी एक को कष्ट हो गया और जी जान लगा देते। आज मैं इतने सालों से अकेला, और कितनी बार मैं अपनी फेसबुक पे और मैं कई बार सोचता हूं कि अगर मैंने जीवन के 50 साल किसी राजनीतिक दल को दिए होते, रोटरी क्लब, लायंस क्लब को दिए होते, या किसी भी सामाजिक कार्य को दिए होते, तो क्या लोग उसमें से कोई मेरा विनोद कांबली क्रिकेटर का थोड़ा सा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कितने क्रिकेटर उसका साथ दे रहे, पुराने भी नए भी। मुझे ओशो की एक बात याद आती है कि अरे तुम भिखारी को कुछ मत तो कोई बात नहीं, उसका 2 मिनट हाथ में हाथ लेके तो बैठ जाओ यार। ओशो जैसे संबुद्ध के साथ जो सुनने वाले लोग कैसे, एक जब अभी नवंबर में भूली बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई थी और डॉक्टर ने कहा था कब नहीं बचेगी, तो निश्चित रूप से मेरे लिए बेहद पीड़ा का बात थी। असंभव था मेरे लिए एक सांस लेना। मैं सामान्यतः किसी को मैसेज नहीं करता, किसी को कुछ नहीं करता, क्योंकि चलो ठीक है। उस भावुक क्षण की शाम में मैंने पूना के कुछ मित्रों को मैसेज कर दिया। एक मैसेज किया जो मेरे कुछ स्नेहीजन, जिनको मैं मेरी तरफ से स्नेहीजन मानता हूँ, वो कुछ बेवकूफ़ी में मेरे भाव के अतिरेक में मेरे से गलती हो गई। एक ने भी ये तक नहीं कहा कि तू कैसा है यार। लंदन से मेरे मित्र का उसी वक्त फोन आ गया। ऑस्ट्रेलिया से आधी रात हो रही थी, मित्र का कैसा है तू। लेकिन ये बड़े बड़े नाम, काले रोग, पीले रोग और सफेद रोग, क्रूरता की हदें पार कर चुके हैं। और जब इस तरीके के लोग कोई काम करेंगे तो उसमें सफलता तो मिलना असंभव है। और सब कुछ तबाह करके बैठ गए। देखते ही देखते ओशो को पढ़ के पता नहीं कितने लोग क्या क्या नहीं कर रहे हैं, बड़ी बड़ी जगह बना रहे और पता नहीं कितना। और मैं जब सुनता हूं उनके कितने पॉडकास्ट और कितने चैनलों पर कितनी किताबें बन रही और क्या नहीं, और कितना भारत का इंटेलिजेंस है उनके पीछे चल पड़ा। ओशो जैसा प्रामाणिक फांसी में ढकेल दिया गया, उसके पीछे ये लोग भी जिम्मेदार हैं। क्योंकि इतने संकुचित और छोटे और मानसिक विकृति की स्थिति से कोई चीजें शुभ हो जाए, फल फूल जाए, इसकी अपेक्षा करनी भी नहीं चाहिए। ये थोड़ा बहुत भी कुछ हो पाता है
तो ये उस जगह का कमाल है, ओशो की उपस्थिति का कमाल है, ओशो की उपस्थिति की यादों का कमाल है, उन पेड़ पौधों का कमाल है। इन लोगों का कुछ भी कमाल नहीं है। ये जो बियाबान हुआ है, इनका योगदान ये है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, जो मैं देखता हूँ कि भाई ओशो को पढ़ो, ओशो को सुनो और ध्यान करो। बाकी किसी झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं है। ये किसी के नहीं हुए, ये अपने परिवारों के नहीं हुए तो किसी और के क्या होंगे यार। ये अपने परिवारों के नहीं हुए तो किसी के क्या होंगे। ये अपने किसी कथित मित्र के नहीं हुए तो क्या होंगे, किसी के होंगे। थोड़ी सी आर्थिक मदद मैं कईयों को जानता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। हाथ एक नाश्ता भी नहीं है और मेरे लिए जीवन हो सकता है, वो चलो ठीक है। लेकिन अब बस है, शरीर चल रहा है, काफ़ी सारी परेशानियां हैं, आर्थिक तंगी बहुत ज़्यादा है, शरीर बहुत सारी बीमारियों से जूझ रहा है। कोशिश तो करूँगा कि जब तक बुली है, बुली को तो अकेला छोड़ के नहीं जाऊँगा, चाहे कितनी ही यातना और पीड़ा से गुजर जाऊँ। बुली के जाने के बाद फिर कोई भरोसा नहीं। लेकिन मेरी ज़िंदगी के बहुत सारे साल चुराने में या उनको काट देने में कुछ क्रूर निर्णय तो हैं, कुछ क्रूर निर्णय तो हैं। मैं माफ़ नहीं कर पाऊँगा ऐसी क्रूरता को। अगर कोई मित्र मेरी आर्थिक मदद करना चाहे तो प्लीज़ ज़रूर करें। काफ़ी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, और ऐसा नहीं कि मैं काम नहीं करना चाहता, काम तो मैं करता हूँ, काम तो मैं कर सकता हूँ। कितनी ही पीड़ा हो मैं काम करता हूँ। काम चल ही नहीं रहा तो मैं क्या करूँ। महीने की 8-10 डिलीवरी से तो काम नहीं चलता है, फिर भी काम तो मैं बहुत करता रहता हूँ। मैं क्या करूँ, नहीं कमा पा रहा हूँ। अब तो कुछ भी मेरे हाथ में नहीं है। अगर मदद करते हैं तो बहुत बढ़िया है। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।